हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और आज हम लोग कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आए हैं जो कि 3 तारीख के द हिंदू के एडिटोरियल से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन या फिर जब अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें अगर हम क्या करें कि जो करंट के इवेंट हुए हैं या फिर करंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, तो अगर हम उसको बेसिक्स में भी क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, बेसिक्स में भी उसको कोड कर देते हैं, तो वो हमारे जो आंसर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये द हिंदू की न्यूज़ है और इस पे बेस्ड हम लोग देखेंगे कि क्या ये हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है या कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे पूरे एग्ज़ाम के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका टॉपिक है इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड मोर देन पैचेस विथ साइबर क्राइम ऑन द राइज, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नीड टू वर्क इन टेंडम। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो संरचनाएं हैं मूलभूत, वो भारत में कैसी हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में ही ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट क्या कीजिए कि आप डालिए क्या कहते हैं द हिंदू एडिटोरियल, उसके बाद में आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे सिलेबस से कैसे मैच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोटेशन जो हमको और आपको दोनों को ऊर्जावान बनाएगा। जैसे, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी उसी राह पे ही चल रहे हैं। जैसा कि डेली बेसिस पे हम लोग एक न एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें एक दिन में तो सफलता नहीं मिल जाएगी, लेकिन फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को लिखते रहेंगे, उसका डिस्कशन करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि यूपीएससी हो या पीएससी हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, मेंस की आंसर राइटिंग। जिसका मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत बेहतरीन कमांड हो जाता है, वो फ्रेंड्स कुछ ही समय में सेलेक्ट हो जाता है। तो ये बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक दिन में तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन तो अगर हम रोज़ प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिल जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि अपना जो टॉपिक था हमारा पेपर 3 का, ये हमारे सिलेबस के पेपर 3 का एक टॉपिक है, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज द हिंदू के एडिटोरियल में किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक आया है, द हिंदू से रिलेटेड टॉपिक आया है। तो हम क्या करेंगे कि अब आज हम साइबर सिक्योरिटी से के जितने भी पक्ष होते हैं उन सारे पक्षों को पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ में आज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करके उसका आंसर लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इसी तरह से प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रहे हैं। सबसे पहला था, देश के लिए साइबर स्पेस के खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारे भारत में जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या साइबर की जो थ्रेट हैं उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से एक ऐसे टास्क फोर्स की ज़रूरत है जो डिजिटली बहुत ज़्यादा सशस्त्र हो, ठीक है, बहुत मजबूत हो। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो ये फ्रेंड्स 2015 में क्वेश्चन आया था। ये उस टाइम की बात है जब 2013 में नई साइबर सुरक्षा नीति आई होगी, तो उस टाइम 1-2 साल बाद तुरंत 2015 में देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। फिर देखते हैं आगे फ्रेंड्स, 2017 में फिर क्वेश्चन आया कि साइबर हमले के संभावित खतरों
और इसे रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे पर चर्चा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था और वो पूरी तरह किस पे बेस्ड था, जो हमारा केवल टॉपिक लिखा हुआ है पेपर 3 में कि साइबर सुरक्षा से संबंधित बुनियादी बातें, तो केवल उसी पे ही आधारित तो केवल बहुत साधारण सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आया है कि बढ़ते साइबर अपराधों का डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा में महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण कर लिया है। मतलब ये कह रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमारे डेटा सिक्योरिटी के लिए, ये साइबर क्राइम जो है हमारे डेटा सिक्योरिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट डेटा संरक्षण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। आपके विचार में साइबर स्पेस में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट की ताकत और कमजोरियां क्या हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लो हमने केवल UPSC के कुछ क्वेश्चंस ही पढ़े हों, ढंग से आंसर नहीं पढ़े हैं, लेकिन तो फिर भी उसमें हम देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या आ गया, डॉक्टर BN श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट। अब अगर हम क्या करें कि अपना वे फॉरवर्ड देते समय केवल इस कमेटी का कोट कर दें, वहाँ पे केवल इस कमेटी को प्रेजेंट कर दें कि हाँ, वे फॉरवर्ड में देते समय हम केवल इतना लिख दें कि हाँ, न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति के अनुसार इस तरह के हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि हमारे आंसर को थोड़ा इनरिच कर देगा। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2020 में क्या आया कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरों से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो हमारा UPSC का सिलेबस का टॉपिक है साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, सेम वही चीज़ उठा के दे दिया है 2020 में। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, 2021 में फिर साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पर साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। इन परिष्कृत हमलों के खिलाफ रक्षात्मक उपायों पर भी चर्चा कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या किया इसने, इंटरनल सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से जोड़ दिया है। तो अब कुल मिला के यहाँ बात केवल इतनी सी समझने की है कि जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, अगर उस सिलेबस के एक एक टॉपिक को अगर हम प्रतिदिन पकड़ें और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखें और उसके बाद में फिर उससे संबंधित जितने भी डाटा हमको मिल सकते हैं, सपोज दैट कुछ रिपोर्ट मिल जाती हैं, कुछ समितियों के फाइंडिंग्स मिल जाते हैं और कोई हमको करंट में न्यूज़ मिल जाती है, तो क्या करें, अगर इन सबको हम इकट्ठा कर लें और उसके बाद में अपना एक पूरा सा मतलब एक आंसर को तैयार करने के लिए, पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हमारे पास एक समझ लो खुद का डेटा बैंक, खुद का खजाना तैयार कर ले हम आंसर का। तो अगर उसको हम क्या करेंगे, बार बस केवल एक A4 साइज में इतनी सारी बातों को लिख लिया जाए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं और कौन कौन सी कमेटी ने उसको रिकमेंडेशन दिया और इससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स उठाएंगे। अगर हम क्या करें कि A4 साइज में केवल इतना ही लिख लें और सारी चीज़ें बस 4 पॉइंट, वे फॉरवर्ड 4 पॉइंट, क्या उसकी खामियां हैं 4 पॉइंट, गवर्नमेंट के स्टेप्स 4 पॉइंट, तो क्या करेंगे, केवल अगर हम इतना ही लिख लें तो कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा हम उसको टैकल करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन बनाया है और उसका आंसर हम लोगों ने किस तरह से लिखा है और आपके लिए ये कितना हेल्पफुल है इसको भी बताएं। जैसे क्वेश्चन पहला है कि भारत के वर्तमान साइबर सुरक्षा कानूनों की खामियों का उल्लेख करते हुए, तो इसका मतलब पहला जो हमारे क्वेश्चन का पहला जो पोर्शन है या पहला जो पार्ट है वो क्या है, हमारे जो साइबर सुरक्षा लॉज हैं या साइबर सिक्योरिटी लॉज, उसकी जो कमियां हैं, उसके जो फॉल्ट्स हैं हमको वो बताने हैं। तो उसी के बारे में बताना है। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान साइबर सुरक्षा कानूनों की खामियों का उल्लेख करते हुए उनके सुधारों हेतु उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा करें। मतलब आप वे फॉरवर्ड भी बताएं तथा इस दिशा में सरकार के प्रयासों को भी इंगित करें। जैसा कि मैंने अभी फ्रेंड आपसे बताया कि अगर कोई भी टॉपिक है UPSC का, उसमें हम क्या करें कि उसके सबसे पहले इंट्रो को जान लें, उसके क्या कमियां हैं, उसमें कैसे सुधार की जा सकती हैं, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ समितियों के बिंदुओं को अगर हम उसमें लिख लेते हैं अपने एक A4 साइज पेपर में, तो क्या करेंगे कि हम उस पूरे टॉपिक पे अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि हाल ही में NCRB या फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
ने साइबर अपराध से संबंधित एक डाटा प्रस्तुत किया। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम अपना इंट्रो लिखते हैं उसमें अगर हम किसी संस्था का, किसी रिपोर्ट का, किसी इंडेक्स का मेंशन कर देते हैं तो हमारे आंसर के ऑथेंटिसिटी को बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने NCERB को कोड किया है, आप भी किसी इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी समिति का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेगा कि जो हमारा एग्जामिनर होगा उस पर यह प्रभाव डालेगा कि हाँ, इस बच्चे को कम से कम इस टॉपिक से संबंधित थोड़ी डीप नॉलेज है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि साइबर अपराध से संबंधित एक डाटा प्रस्तुत किया जिसमें पिछले 5 सालों में साइबर अपराधों में लगभग 4 गुने की वृद्धि देखी गई है, जो भारत के साइबर सुरक्षा कानूनों की खामियों को उजागर करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा अगर जिस तरह से NCERB ने बताया है कि हमारे यहाँ दिन ब दिन या फिर हमें मतलब पिछले 5 सालों से लगातार जो है साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और इनको सॉल्व कैसे नहीं किया जा पा रहा है, तो इसमें जो हमारे साइबर कानून है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो हमारी कमियों को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे साइबर सुरक्षा में कौन कौन सी खामियां हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस के जो पहला पोर्शन था कि उसकी क्या कमियां हैं उसको हम बताएंगे। तो साइबर सुरक्षा कानूनों की कमियां, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता का अभाव। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो खामी है हमारे साइबर सुरक्षा कानून की वो यही है कि अगर हम किसी भी प्रकार का डिजिटल एविडेंस लेके जाते हैं कोर्ट के सामने तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या कहता है कि अगर आपको डिजिटल कोई एविडेंस देना है एज अ प्रूफ, तो वो क्या करेगा, आपको एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872 का, उसके 65B एक सर्टिफिकेशन होता है, मतलब उसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद में ही उस डिजिटल जो एविडेंस होगा उसकी मान्यता होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो वही पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता का अभाव। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी डिजिटल साक्ष्य तभी मान्य होगा जब वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 65B प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो इससे होता क्या है कि फ्रेंड्स, कोई भी अगर डिजिटली कंप्लेन करना चाहता है या डिजिटल मामलों पर या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करना चाहता है, तब उसको अब इतने सारे झंझटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो क्या करता है, सीधे सीधे बोलता है कि ठीक है, छोड़ो, जाने दो, कौन इतने पचड़ों में पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि साक्ष्य प्रस्तुत करने की सारी जिम्मेदारी वादी पक्ष की होती है। सपोज दैट फ्रेंड्स, आपने क्या किया कि किसी थाने या पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की हाँ कि हमारे पास ऐसे साइबर थ्रेट्स आए हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी का ऐसा कोई मामला है, तो वो थाना या फिर कोई ऐसी एजेंसी आपके साथ या आपका सहयोग नहीं देगी जो आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड डेटा को प्रस्तुत कर सके या दे सके। अगर आपने कंप्लेन की है तो साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी डाटा होंगे वो सब आपको ही कलेक्ट करने होंगे और कलेक्ट करके कोर्ट के सामने या फिर जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हो उसके सामने प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, कानूनों में समानता का अभाव। कानूनों में समानता का अभाव का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके कार्य अलग अलग हैं। जैसे हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो इसमें क्या है कि राज्य सूची में राज्य के काम बता दिए गए हैं, केंद्र सूची में केंद्र के काम बता दिए गए हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो अगर पुलिस तथा लोक व्यवस्था ये राज्य सरकार का काम है, राज्य सूची का विषय है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी नियम बनाने के अधिकार हैं वो सब किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। तो इससे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छा खासा तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि हर स्टेट की साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई स्टेट है जो बॉर्डर पे स्थित है तो वह उसको ऐसे थ्रेट्स आएंगे जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल थ्रेट्स आ सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा वहाँ पे उठेगा। कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो रही है साइबर के थ्रू, तो अब इस तरह का जो सिस्टम है वो हर पूरे स्टेट में एक सेम नहीं हो सकता। इसीलिए हर स्टेट का अपनी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक सेल होनी चाहिए और अपना एक कानून होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा फ्रेंड्स कि IPC या CRPC जैसे कोई प्रोसीजर कोड नहीं है भारत में। तो जैसे IPC और CRPC है हमारे लिए जो क्रिमिनल्स के लिए होते हैं, और लेकिन तो अगर हमें डिजिटली कोई
प्रोसीडिंग्स चलानी है तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रोसीजरल कोड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी है भारत में। जैसे अगर कोई भी अपना पुलिस थाना हो या पुलिस स्टेशन हो, उसमें क्या कहते हैं, जो IT एक्सपर्ट होते हैं वही नहीं मिलते हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट ही नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा है मैंने कि IT एक्ट 2000 में जांच का सीमित अधिकार क्षेत्र जो है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, या फिर जो जांच का सीमित अधिकार क्षेत्र है वो भी हमारी समस्या, हमारी जो कानून है उसकी कमी है। जैसे इसमें जो जांच करने का अधिकार है वो केवल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को होता है, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो या साइबर क्राइम से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा नंबर्स होंगे और एक कम आदमी को अगर उसे सॉल्व करना होगा तो थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर इन पूरे दायरे को और बढ़ा दिया जाए, मतलब केवल इंस्पेक्टर से बढ़ा के इसको उप निरीक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर तक इसको लेके जाया जाए, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। तो ये मैंने कुछ खामियों को बता दिया है, 1 2 3 4 5 6 खामियों को मैंने बता दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से सुधारने के उपाय किए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि यथा साइबर सुरक्षा कानूनों की वर्तमान खामियों को सुधारने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला, क्षमता निर्माण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे मैंने उदाहरण के लिए दिया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों पे एक साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाए। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, अगर वहाँ पे क्या किया जाए, एक पुलिस स्टेशन की स्थापना कर दी जाए तथा प्रत्येक थाने में एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नियुक्ति कर दी जाए। जिससे क्या होगा कि अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो वो थाने पे ये लोकल पुलिस स्टेशन और हेडक्वार्टर दोनों पे सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि IT एक्ट 2000 में संशोधन किया जाए। जैसे उसमें केवल क्या है कि पुलिस इंस्पेक्टर ही ऐसे मामलों की जांच कर सकता है, तो उसके साथ साथ में क्या किया जाए, उप निरीक्षकों को भी ऐसे जांच करने के लिए अधिकार दे देने चाहिए। नेक्स्ट लिखा है मैंने कि साइबर तकनीकी से लैस फॉरेंसिक लैब की स्थापना करनी चाहिए। मतलब सपोज दैट जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई मामला होगा तो उसके लिए हमारे कोई भी जो साइबर सिक्योरिटी लैब हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो कम से कम क्या होगा, ऐसे हमें नए नए लैब, नए नए टेक्नोलॉजी को अपने लैबों में इनबिल्ड करना होगा, ताकि हम किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हों, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसको डील कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड, डाटा का लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण। इसका मतलब ये है कि जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए हम इंडिया में हैं और अगर कोई हमारे इंडिया में ही डिजिटल क्राइम होता है हमारे साथ, तो उसके साथ ये डिजिटल कोई साइबर क्राइम होता है, तो इसके लिए हमें इंडिया में ही कहीं कंप्लेन करना पड़े या इंडिया में ही कहीं डाटा का एक्सचेंज करना पड़े। जैसे मान लीजिए फेसबुक, ट्विटर, इन सब का, तो इसके लिए हमें फिर वहाँ पे जहाँ पे उनका हेड ऑफिस सेंटर, हमें वहाँ पे जाके कंप्लेन न करनी पड़े। उसका एक हेड ऑफिस या उसका कोई डेटा सेंटर हमारे भारत में होना चाहिए जहाँ पे हम उसको कंप्लेन कर सके। इसके लिए एक मतलब ये भी एक पहल की जा सकती है, सुधार की जा सकती है। हालांकि भारत सरकार द्वारा भी साइबर सुरक्षा हेतु समय समय पर कई कदम उठाए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है, अपने क्वेश्चन के हम लोग तीसरे पड़ाव में पहुंच गए हैं। उसमें देख रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। जैसे पहला है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का कार्यालय। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोऑर्डिनेटर या कार्यालय है जिसमें किसी भी प्रकार के जो साइबर क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे जो समस्याएं होती हैं उसकी जांच करता है। एक CERT.in का गठन किया गया है, ये भी उसी से संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड। IT एक्ट 2000 जो भारत में सभी प्रकार के जो IT क्राइम्स होते हैं या साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स, साइबर क्राइम्स होते हैं उसको देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना एजेंसी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे देश में सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी, जैसे हमारे मान लीजिए रेलवे का इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारे एयरफोर्स का हो गया, हमारी सिक्योरिटीज़ का हो गया, तो इन सब का जो एक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संरक्षण करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई, ताकि
इनके सिक्योरिटी को इनके जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन देखा कि जो हमारा क्वेश्चन पूरे 3 पार्ट में था कि कानूनों की कमियां बताना था, साथ ही साथ में ये भी बताना था कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, नेक्स्ट ये बताना है और गवर्नमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब मैंने उसका एक फाइनल कंक्लूजन लिख दिया है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन द्वारा या ITU द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की 10वीं रैंकिंग है। मतलब यह है कि इसमें भारत की रैंकिंग थोड़ी अच्छी है, जो अच्छे संकेतकों को प्रदर्शित करती है, लेकिन साइबर सुरक्षा कानूनों को और प्रभावी बनाकर तथा आने वाली साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों का विकास आवश्यक है। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि अपना एक कंक्लूजन लिख दिया है। कंक्लूजन में क्या किया है कि मैंने एक इंडेक्स या फिर एक रिपोर्ट का कोट कर दिया है जिससे हमारे क्वेश्चन की वैधता बढ़ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अगर इसी तरह से आप भी क्या करें कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर जैसे UPSC के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को लिखिए, उससे रिलेटेड जितने भी उसके प्रोज हैं, कौन से गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, वो सारे लिख के और उसके साथ साथ में अपनी कॉपी में एक A4 साइज में या फिर एक क्वेश्चन फ्रेम करके लिख लें, ताकि एग्जाम के टाइम बस आप केवल वही पढ़ के चले जाएं और लिख के आ जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वो यहाँ पे पेपर 3 लिखना था फ्रेंड्स, गड़बड़ हो गया है। पेपर 2 में समावेशी विकास तथा उससे उत्पन्न विषय के बारे में है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, समावेशी विकास और उससे उत्पन्न विषय का कोई हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये हमारे UPSC के आए हुए क्वेश्चन कि समावेशी विकास की चुनौतियों पर टिप्पणी करें जिसमें भारतीय संदर्भ में लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स वो कह रहा है कि हमारे जो इंक्लूसिव ग्रोथ है या समावेशी विकास के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसमें हमें इस बात पर खास करके ध्यान देना है जो हमारी बेकार जनशक्ति है और लापरवाह जनशक्ति। इसका मतलब यह है कि जो हमारा, जैसे हम कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, लेकिन तो युवा देश होने के साथ साथ में उसमें क्या है, बेरोजगारी बहुत है। तो अगर बेरोजगारी बहुत होगी तो उस जनशक्ति का प्रयोग हम अपने देश के विकास या समावेशी विकास के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या करना है कि अगर हम अपने जनशक्ति को क्या करें, बेकार जो जनशक्ति है अगर इसको हम कुछ इस तरह से कर लें कि उसको जो जैसे कहते हैं ना डेमोग्राफिक डेफिसिट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो अगर डेमोग्राफिक डेफिसिट को डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर हम उसको बदल दें तो हम समावेशी विकास को प्राप्त कर सकते हैं। फिर लिखा है कि इन चुनौतियों को सामना करने के लिए किए जाने वाले उपायों को समझाइए। ठीक है, तो उसके हमें वे फॉरवर्ड देने हैं। तो कुल मिला के देखिए फ्रेंड्स, 2016 में समावेशी विकास से एक क्वेश्चन, फिर देखते हैं 2017 में भी आया कि समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या भारत ऐसी प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है, समावेशी विकास के उपायों का विश्लेषण और सुझाव देना। ये फ्रेंड्स कब आया, 2017 में आया। नेक्स्ट देखते हैं कि यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी विकास की रणनीति का उद्देश्य समावेशिता और स्थिरता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो हमारे पूरे समाज को या पूरी अर्थव्यवस्था को एक तो इंक्लूसिव बनाता है, समावेशित बनाता है और एक स्थिरता उसमें प्रदान करता है। मतलब किसी भी प्रकार के रिस्क की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस पर भी हमको टिप्पणी करनी है। ये 2019 में आया है। फिर आया है 2020 में कि समावेशी विकास और सतत विकास के दृष्टिकोण में इक्विटी के अंतरपीढ़ीगत तथा और अंतरपीढ़ीगत मुद्दों की व्याख्या करें। फ्रेंड्स इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तब इसको सही से समझ में आ जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम समावेशी विकास लाते हैं, सतत विकास लाते हैं, तो उससे हमारा जो इंटरजनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल जो मुद्दे हैं, मतलब एक तो जो वर्तमान हमारी जनरेशन चल रही है इसके अंदर और जो हमारी आने वाली जनरेशन है मतलब इंट्रा जनरेशनल, इसके लिए कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं, ये कौन कौन से मुद्दे हैं। तो फ्रेंड्स ये भी समावेशी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है इंक्लूसिव ग्रोथ से एक ना एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब क्या है फ्रेंड्स कि जैसे अब हम क्या करें कि अपने UPSC के सिलेबस में देखें और उसके साथ साथ में देखें कि
समावेशी जो विकास का टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उस पर क्या करें कि एक दिन में ही बैठ के केवल एक टॉपिक डिसाइड करें कि आज हमको इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना है, और उसके साथ में हम उसके सारे पक्ष को पढ़ लें, सारी रिपोर्ट्स को पढ़ लें, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट के जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं उसको पढ़ लें। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम एक A4 पेपर के एक तरफ या दूसरी तरफ दोनों में मिला के हम उसको अपने आंसर भर का लिख सकते हैं। उसके बाद में बस क्या होगा कि हमको डे बाय डे अगर हम अपने करंट से अपडेट रहेंगे तो उसमें हम चीज़ों को इंक्लूड करके उसको अपडेट रख सकते हैं और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा फ्रेंड्स, हमको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बार एक टॉपिक को पढ़ लिया, अब अगर एक बार एक टॉपिक को पढ़ लिया तो फिर हमें बार बार इधर उधर नहीं पढ़ना है, जब भी पढ़ना है हमको उसे ही पढ़ना है, और उसी में जितने भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जितना भी एनरिचमेंट कर सकते हैं, बस उसी में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे हम लोग एक रोज क्या करेंगे कि एक करंट का टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, और एक जो हमारा बेसिक का होगा या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे उससे बनाएंगे। तो जैसे ये फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, ये बेसिक टॉपिक का है इंक्लूसिव ग्रोथ का, साथ ही साथ में ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं, क्या भारत इस प्रकार के समृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है, विश्लेषण कीजिए तथा समावेशी समृद्धि हेतु उपाय समझाइए। यह IAS में फ्रेंड्स आया था 2017 में 250 वर्ड के लिए। तो इसमें देखिए क्या क्या बताया गया। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि समावेशी समृद्धि के या इंक्लूसिव ग्रोथ के कौन कौन से अभिलक्षण हैं। साथ ही साथ में हमको ये बताना है कि क्या हमारे देश में इस तरह के ग्रोथ को लेके कभी कोई पहल रही है, क्या इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स देखे गए हैं हमारे भारत में पिछले कुछ सालों में, कुछ दिनों में। साथ ही साथ में ये बताना है कि इस समावेशी समृद्धि को पाने के लिए हम कौन कौन से उपाय सुझा सकते हैं या फिर कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए, और जो हम लोगों ने लिखने की कोशिश की कि समावेशी समृद्धि विकास का वह अभिलक्षण है जो समाज के हाशिए पर खड़े हर अंतिम व्यक्ति तक सर्वांगीण विकास की पहुंच सुनिश्चित करा सके। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक या दो लाइन में क्या किया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की डिफिनेशन लिख दी है, समावेशी समृद्धि की डिफिनेशन लिख के उसको ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की लिमिट होती है, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग इंट्रो ही लिख देंगे तो हमारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी और कंक्लूजन ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक छोटा सा इंट्रो लिखा है कि समावेशी समृद्धि विकास का वह अभिलक्षण है जो समाज के हाशिए पर खड़े हर अंतिम व्यक्ति तक सर्वांगीण, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय हर प्रकार का विकास करने में उसको पहुंचा सके, उसको हर प्रकार से उसका विकास कर सके। इसके प्रमुख अभिलक्षण बताए गए हैं, जैसे अनिवार्य शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा। जैसा कि हम देखते हैं समावेशी समृद्धि, यार किसी भी प्रकार की समृद्धि हो उसके लिए क्या होता है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वही मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, आवास की सुविधा होनी चाहिए, और गरीबी को कम करने के विभिन्न प्रयास होने चाहिए, रोजगार में समान अवसर होने चाहिए। जैसे भारत की अगर समृद्धि लानी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी आया था कि क्या कहते हैं, बिना महिलाओं के पार्टिसिपेशन के हम भारत को एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस देश की 50% जनसंख्या को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं लेंगे, वो देश कैसे विकसित हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि हमको रोजगारों में पुरुषों तथा महिलाओं को समान अधिकार, न केवल रोजगार बल्कि जितनी भी इकोनॉमिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, सब में महिलाओं तथा पुरुषों को एक बराबर अधिकार देना चाहिए। साथ ही साथ बेहतर जीवन की आदर्श दशाएं हों, मतलब सबका, जैसे कि आर्टिकल 21 में भी बताया गया है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे समावेशी समृद्धि के ही समझ लीजिए एक मुख्य अभिलक्षण। हरित आर्थिक विकास, मतलब हमको इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए, जो हमारा आर्थिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो चाहिए, लेकिन तो वो कैसा होना चाहिए, हरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने पर्यावरण को तहस नहस करके और अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लिया। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में चक्रवात, बाढ़, सूखा, फ्लड, इनसे ऐसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया
कि ये कुछ उसके अभिलक्षणों को बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बता दिए। अब आगे देखते हैं कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखान की तर्ज पर चली आ रही है। तो मैंने क्या किया है कि ये एक फ्रेंड्स अपने जो ऐतिहासिक पक्ष हैं वहाँ से इस पॉइंट को उठाया है कि सर्वे भवन्तु सुखानी की तर्ज से ही हमारे यहाँ लगातार भारत में क्या कर रहा है, जो समावेशी विकास की अवधारणा है उसको कायम करके रखा हुआ है। हालांकि विधिवत रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना या 11th 5 ईयर प्लान में पहली बार समावेशी विकास पर रणनीति तैयार की गई, जो कि 12th 5 ईयर प्लान के मोटो वाक्य तीव्र समावेशी एवं सतत विकास में परिलक्षित हुई। तो हम लोगों ने मतलब मैंने क्या किया कि इसमें ये बता दिया कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें भी क्या जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी विकास के बारे में कुछ कहा गया। तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि हाँ, अगर विधिवत रूप से देखा जाए तो 11th 5 ईयर प्लान में ऐसा किया गया, लेकिन तो अगर ठीक ठाक तरीके से देखा जाए तो वो मतलब एक मिशन मोड की तरह से तो वो हमारा 12th 5 ईयर प्लान में तीव्र समावेशी एवं सतत विकास के रूप में प्रारंभ हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो समावेशी विकास की अवधारणा पहले नहीं थी, क्योंकि जिसे देखिए हमारा भारत देश जैसे ही आज़ाद हुआ तो गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था या फिर क्या कहते हैं उनके लिए शिक्षा, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार ने कराना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन तो शुरुआत जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत में इतनी गरीबी थी, इतनी भुखमरी थी, सबको धीरे धीरे एड्रेस किया गया ऐसी प्रॉब्लम्स को, लेकिन तो किया जरूर गया। फिर है कि भारत में समावेशी समृद्धि प्रक्रम के अनुभवों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। मतलब हमने ये बताया कि हाँ कैसे कैसे हमारे यहाँ जो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो कदम बढ़ाए गए हैं वो किस तरह से बढ़ाए गए हैं। तो जैसे शिक्षा के लिए क्या किया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसका परिणाम यह है कि आज भारत में साक्षरता 74% से भी ज़्यादा है। गरीबी के लिए कौन कौन सी योजना है, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीडीएस सिस्टम, मनरेगा, इन सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। भुखमरी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया, या सरकारी स्कूलों में एमडीएम की व्यवस्था की गई ताकि भुखमरी या कुपोषण से निजात पाया जा सके। आवास के लिए पीएम आवास योजना, हरित अर्थव्यवस्था के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम जो है उसका प्रारंभ, या BS4 की जगह पे डायरेक्ट BS6 का इस्तेमाल, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके क्या किया गया है, हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ समावेशी समृद्धि के कुछ नकारात्मक अनुभव भी रहे हैं। मतलब ये है कि हमने समावेशी समृद्धि के लिए प्रयास तो किए हैं, लेकिन तो कुछ जगह पे हम थोड़ा पिछड़े रह गए हैं। जैसे लैंगिक विषमता, अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप या इंडेक्स की बात करें तो भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। तो इस तरह से क्या है फ्रेंड्स कि हम लैंगिक समानता में बहुत पीछे हैं, जबकि लैंगिक समानता समावेशी समृद्धि की एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके साथ ही साथ में हमने ये इस इंडेक्स का प्रयोग करके अपने आंसर की ऑथेंटिसिटी को भी बढ़ा दिया है। साथ ही साथ में भुखमरी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है, भारत की रैंकिंग 101 है 116 देशों में। तो इस तरह से भी क्या है कि ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम थोड़ा नकारात्मक रहे हैं, या फिर इन क्षेत्रों में हम अपना ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाल स्थिति, आज भी देखिए फ्रेंड्स हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी स्थिति क्या है। इसीलिए जो भारत का ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो क्या करता है कि अगर उसको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागता है। अगर हम अपने सरकारी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था दे दें कि जो भी गरीब परिवार है या जो भी भारत की जनता है वो आसानी से अपना इलाज करा सके, तो वो समावेशी विकास में एक तरह से बेहतरीन कदम होगा। क्यों? क्योंकि जो पैसे उसको हेल्थ में अपने खर्च करने थे, अगर वो पैसा अपने लाइफ स्टाइल में या अपने देश की वृद्धि में या कहीं इन्वेस्टमेंट में खर्च करेगा, तो इस तरह से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैंने लिखा है कि उसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। तो अतः समावेशी समृद्धि के लिए हमें निम्न कदम उठाने चाहिए, जैसे कृषि में नवाचार, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या किसमें, लगभग 50% या 60% के आसपास जनसंख्या हमारी कृषि में संलग्न है। तो अगर हम कृषि में नए नए इनोवेशन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि कृषि जो है एक प्रॉफिट का काम बन जाएगी, लोग कृषि की तरफ मुड़ने लगेंगे। लैंगिक समानता के लिए प्रयास करना चाहिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना कार्यक्रम है, या फिर ज़्यादातर जो महिलाओं को सपोर्ट दिया जा रहा है हर कार्यक्रम में, उनको
उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में नई प्रेसिडेंट जो बनी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करें, लैंगिक समानता के लिए प्रेरित कर रही हैं। और महिलाओं की बराबर भागीदारी को भी इसी तरह से बढ़ाना है और MDM तथा PDS जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना। जैसे फ्रेंड्स हम इनको ले तो आए हैं कि हम समावेशी ग्रोथ को पालें इनके थ्रू, लेकिन हुआ क्या है कि इनमें इतने ज़्यादा फ्लॉज आ गए हैं, इतने ज़्यादा इसमें लीकेजेस आ गई हैं कि वो हमारी समृद्धि को बढ़ाने के बजाय और पीछे कर देती हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। साथ ही साथ SDG लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। जैसे फ्रेंड्स अभी जैसे SDG लक्ष्य को प्राप्त करना है तो केवल गवर्नमेंट ही इसमें सपोर्ट ना करे, गवर्नमेंट ही इसमें अपना एफर्ट सारा ना करे, साथ ही साथ में जो जनता है उसे भी जैसे प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देना चाहिए या फिर ऐसे पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो ये सब काम गवर्नमेंट नहीं करा सकती। ये सब काम कैसे किया जा सकता है कि हम अपने जनता को अवेयर करें, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं और उसके बारे में क्या करें, हम अपने SDG लक्ष्यों के प्रति लोगों को जागरूक करके ही हम समावेशी विकास को पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ में इसका जो कंक्लूजन है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तकनीकी के आधुनिक युग में वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप जैसे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा जन भागीदारी का प्रयोग कर उच्च समावेशी समृद्धि पाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने ये थोड़ा सा एक कंक्लूजन लिख दिया है जिसमें हमने गवर्नमेंट के 2-3 स्कीम्स को बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि इन स्कीम्स के साथ साथ में अगर हमको पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, हमको जन भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम समावेशी समृद्धि को नहीं पा सकते हैं। तो समावेशी समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अपने जनता को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। तो फ्रेंड्स इस तरह से 2 क्वेश्चन आज हम लोगों ने ख़त्म किए और दोनों क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन किया गया। फ्रेंड्स क्या है कि मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है या उसके डिस्कशन में टाइम लग जा रहा है, आधा घंटा या उससे ज़्यादा लग जा रहा है। लेकिन तो फ्रेंड्स आप समझिए इस बात को कि अगर एक क्वेश्चन को लिखने में हमको 7 से 8 मिनट लग रहे हैं, मतलब 16 मिनट लग जाएगा 2 क्वेश्चन को लिखने में, तो अगर हमें उसे पूरी तरह से समझना है, मैंने क्या कि मैंने लिख लिया है। अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि अभी हम लोग शुरुआती दौर में, तो अभी हमें 7 से 8 मिनट में क्वेश्चन खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम 10 मिनट में भी लिख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत है। तो अगर इस समय का हम औसत मान के चलें तो 20 मिनट में ही हम 2 क्वेश्चनों को लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम समझा रहे हैं आपको, उसके बारे में हर एक मुद्दों के साथ साथ में उसका डिस्कशन किया जाएगा, तो 10 मिनट तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं तो इसके साथ साथ में न केवल जो मैं बता रहा हूँ वही आपके दिमाग में जा रहा है, मेरे बताए गए पॉइंट्स आपके भी दिमाग को एक प्रकार से खोजी प्रवृत्ति का बनाने का काम कर रहे हैं। तुरंत आप भी सोचना ये स्टार्ट कर देते हैं कि देखो इसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड किया जा सकता है, ये पॉइंट भी इंक्लूड किया जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इसका नाम रखा है कि ये एक प्रकार का क्लब है आंसर राइटिंग का, जिसमें हम और आप दोनों लोगों के सहयोग से ये चलेगा। ठीक है, दोनों लोगों के विचारों से ये चलेगा। मैं तो बस एक अपने विचार को प्रस्तुत करता हूँ किसी क्वेश्चन पे, हो सकता है कि आपके विचार इससे डिफरेंट हो, लेकिन तो हो क्या है कि जो कोई भी क्वेश्चन उसकी जो बेसिक बातें होंगी वो तो सेम ही होंगी। अब भाई साइबर सिक्योरिटी का जो मेन मुद्दा होगा, उसका जो मेन थीम होगा वो तो सबके लिए ही थीम समान होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। थोड़ा मैं मान रहा हूँ कि भी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको हटाने की। लेकिन जितने ज़्यादा धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे वो उतनी ही ज़्यादा आपके दिन तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का जो सेशन रहा है वो आप बताइए कि किस तरह का रहा, और कल हम फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ कम टाइम में ही क्वेश्चंस को ख़त्म किया जा सके या उसके डिस्कशन को ख़त्म किया जा सके। और अगर आपको मेरा ये जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।